जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे बच्चों। तो माता का नवरात्रि चल रहा है, तो माता जी की जय जयकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, आप लक्ष्य हिंदी क्लासेज में हैं किरण मैम के साथ। तो आइए बच्चों, हम आपके लिए प्रस्तुत किए हैं अशोक वाजपेयी द्वारा युवा जंगल। ये यहाँ पर युवा युवा जंगल। बच्चों, जंगल कभी ना तो युवा होता है ना तो बूढ़ा होता है, जंगल जंगल होता है। यहाँ जंगल का तात्पर्य एक खुश प्रसन्न चित्त व्यक्ति से लिया गया है। हरा भरा जंगल अर्थात खुश और प्रसन्न चित्त व्यक्ति है। इसमें अशोक वाजपेयी द्वारा रचित विधियों से ये लिया गया है बच्चों। ये खंड काव्य का है युवा जंगल, जो शीर्षक से इनके द्वारा जो रचित विविधा है बच्चों, विविधा, इससे लिया गया है इस युवा जंगल को। यहाँ पर कवि ने मानव को जो भी वृक्षों की तरह हमेशा दृढ़ रहते हैं, वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमेशा वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह दृढ़ रहते हैं, सहन शक्ति रहती है, सहनशील रहते हैं, प्रेरणादायक होते हैं और हरे जंगल को लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत मानकर, आशान्वित मानकर, उत्साहित मानकर और प्रेरणा को ग्रहण करने वाला मानकर यहाँ पर इस युवा जंगल को इन्होंने प्रस्तुत किया है बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम लोग साथ में पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ में पढ़ेंगे। और आपके पास अगर बुक है तो उसको आप ओपन करें। क्या बुक है तो आप ओपन करें और हमारे साथ पढ़ना प्रारंभ करें। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये आपका क्लास 10 का जो सिलेबस पार्ट है बच्चों, अध्याय 12 से लिया गया है। देखिए बच्चों, हम पद साहित्य की ओर, हम अंतिम लेसन की ओर बढ़ रहे हैं। बस मुश्किल से 1-2 लेसन और हैं। उसके बाद इसके आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हम इसके बाद कौन सा लेक्चर पढ़ाएं, कौन सा टॉपिक पढ़ाना प्रारंभ करें, संस्कृत पढ़ाएं या फिर व्याकरण पढ़ाया जाए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं। कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है। होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। एक युवा जंगल मुझे अपनी उंगलियों से बुलाता है। तात्पर्य यहाँ पर समझिए बच्चों, एक हरा जंगल मुझे अपनी उंगलियों से बुलाता है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं समझिए, हाईलाइट किए हुए चीजों को देखिए बच्चों। ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि इसके माध्यम से। एक युवा जंगल मुझे अपनी उंगलियों की ओर बुलाता है, अपनी उंगलियों से बुलाता है, इधर आओ। कवि कहते हैं मानव को भी वृक्षों की तरह हमेशा दृढ़ रहने और सहन शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दी है बच्चों। कवि कहते हैं कि हरे भरे युवा जंगल को देखकर ऐसा लगता है, क्या कहते हैं, एक युवा जंगल मुझे अपनी उंगलियों से बुलाता है, अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। मानो क्या कह रहे हैं कवि कि एक हरे भरे युवा जंगल को देखकर ऐसा लगता है मानो एक नए वृक्षों वाला युवा जंगल उत्साहित होकर आकाश को छूने के लिए एकदम उत्सुक है और अपनी पतली पतली टहनियों से उसे अर्थात कवि को बुला रहा हो। मानो वो कवि को अपनी टहनियों से बुला रहा हो। फिर आगे कह रहे हैं कि युवा जंगल के आमंत्रण से कवि की सूखी नसों में स्थित जो निराशा की भावना थी बच्चों, वो कहाँ गायब हो गई पता नहीं चलता, बहुत दूर चली गई। क्या? निराशा की भावना। फिर कहते हैं कि उनमें उत्साह और आशा का संचार होने लगा। मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा, अर्थात मेरी सिराओं में हरा रक्त अर्थात आशा का संचार बहने लगा जब मुझे युवा जंगल ने बुलाया, अर्थात मुझे हरे भरे स्वस्थ व्यक्ति ने बुलाया। यहाँ व्यक्ति विशेष युवा जंगल अर्थात कोई व्यक्ति बुलाने का कार्य कौन करेगा बच्चों? जंगल तो एक प्राकृतिक वस्तु है ना। देखिए जंगल को यहाँ मानवीकृत किया गया है, तो यहाँ पर आपको मानवीकरण अलंकार होगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
आपको यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो मानवीकृत अलंकार होगा। अब देखिए बच्चों, आगे क्या कहते हैं कि मेरी सिराओं में, ये देखिए, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं। कह रहे हैं कि जो मेरी नसों में मानो खून, जो निराशा की भावना थी वो समाप्त होने लगी और उत्साह और आशा का संचार होने लगता है इस आमंत्रण से, अर्थात जंगल के बुलाने से, जंगल रूपी दृढ़ संकल्पित साहसी व्यक्ति के बुलाने से। कवि कहते हैं कि आंखों में सुखद और सुनहरे भविष्य के सपने तैरने लगे। अर्थात जब निराशा समाप्त होती है बच्चों, तो जीवन में जो आशा रूपी किरण होती है वो विभिन्न प्रकार की सपने फिर सजोने लगती है। फिर हमारे जीवन में नए नए संचार होने लगते हैं, आशा के दीप जलने लगते हैं। इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छा सुंदर संदेश दिया है हम लोगों को बच्चों। कवि ने क्या कहते हैं यहाँ पर कवि कि जीवन का उद्देश्य ही जैसे मानो बदल गया और वो अपने कंधों पर, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, अपने कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपता है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपता है। तो कहते हैं बच्चों कि मानो अपने कंधों पर वो उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा हो। जब हम निराशा को मुक्त करते हैं, आशा रूपी आशाएं तमाम प्रकार की झिलमिलाने लगती है, हमारे अंदर संचार होने लगती, तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। हमें लगता है कि हम एक जिम्मेदार पर्सन हैं, हमारे ऊपर हम किसी के लिए बने हैं, हम किसी का सहारा हैं, उनके लिए हमको कुछ करना है, मेरा ये उत्तरदायित्व है, मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये कर्तव्य है। तो वही कह रहे हैं, जिससे मानो कह रहे हैं कि कंधों पर उस उत्तरदायित्व को महसूस करने लगते हैं, जिससे उनकी जीवन रूपी निराशा समाप्त हो गई। जब आप जिम्मेदारी कर्तव्य अपना समझने लगेंगे तो आपके जीवन में जो छोटी मोटी कोई निराशा होगी तो वो भी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जानेंगे कि हम एक जिम्मेदार पर्सन हैं। अब आगे क्या कहते हैं कवि, निराशा के कारण सूख कर कड़े हो चुके होठों से जो हरियाली रूपी हंसी गायब हो गई थी, वह वृक्ष के आमंत्रण से आशा एवं उत्साह का रस पाकर सरस हो गया, सरस हो उठी, अर्थात जीवन के नए गीत गाने के लिए उत्सुक हो गई। अर्थात मन में कुछ नई हलचल हुई और हमारे होंठ सुंदर सुंदर गीत और सुंदर सुंदर आशा का संचार और सपने सजोने लगे और नई नई गीतें हमारे मुखार बिंदु से आने लगी। कभी को ऐसा लगता है कि मानो वो व्यक्ति ना होकर एक हरा भरा पेड़ बन गया हो। कौन? कवि। फिर कहते हैं कि उनमें उत्साह रूपी हरी पत्तियों की आशा भर गई हो। कवि स्वयं को उत्साह से परिपूर्ण हरे भरे लहराते हुए युवा पेड़ की तरह महसूस करने लगे। कैसे? युवा पेड़ की तरह महसूस करने लगे। अब आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, मैं नहीं हूं और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूं। मैं नहीं हूं और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूं, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना हूं, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना हूं। आगे क्या कहते हैं, ओ युवा जंगल। यहां पर देखिए बच्चों, ओ युवा जंगल, ओ युवा जंगल बुलाते हो? आता हूं। कभी कह रहे हैं कि आता हूं, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूं, आता हूं। ओ जंगल युवा बुलाते हो, मैं आता हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या भाव है, आप भाव को पहले समझिए। यहाँ पर कवि जो हैं, जंगल को युवा मानकर अपने अंदर जो ऊर्जा का, नई ऊर्जा का, निराशा को त्याग कर जो नई ऊर्जा का संचार जो महसूस कर रहे हैं, उसकी तरफ अपने आने वाले भविष्य की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि आता हूं, ये सुनहरा भविष्य मैं आता हूं। अब इसके भावों को हम बच्चों समझिए। यहाँ पर प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी ये भी फोकस करना है बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे प्रसंग से संबंधित। कहेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि क्या कहेंगे, इस पंक्ति में आपको क्या लग रहा है,
तो कहेंगे कि युवा जंगल द्वारा अपने संरक्षण किए जाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पर क्या अपने स्वयं को संरक्षण करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा युवा जंगल के द्वारा, अर्थात युवा जंगल बुला रहे हैं स्वयं को, वो अपने आप को संरक्षित वहां पर महसूस कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके भावों को समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ओ जंगल युवा बुलाते हो, आता हूँ। तब युवा जंगल से कहता है कि अगर तुम मुझे आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारे समीप आ ही रहा हूँ, अगर तुम मुझे बुला रहे तो मैं स्वयं आ रहा हूँ तुम्हारे समीप। मैं बसंत की हरियाली से परिपूर्ण हो गया हूँ और तुम्हारे अंदर समा जाऊंगा। अर्थात कवि स्वयं को एक पेड़ के रूप में कल्पना कर रहे हैं, स्वयं को एक हरा भरा, एक उत्साहित, ऊर्जावान पेड़ महसूस कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ, जिस प्रकार हम किसी के साथ रहते हैं या उसके पास जाते हैं तो उसी वातावरण के अनुकूल स्वयं को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम मान लीजिए कहीं गए, दोस्तों में गए या कहीं रिलेटिव में गए, तो वहां का जो एनवायरमेंट है उसमें हम घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कवि अपने आप को हरा पेड़ समझते हुए और जंगल की ओर संकेत करते हुए अपने आप को हरा पेड़ ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जंगल की ओर जा रहे हैं। अर्थात ऊर्जा एनर्जेटिक होकर, आशान्वित होकर, निराशा को त्याग कर आशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को आशा रूपी पेड़ समझ रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि फिर चाहे वो जड़ हो या चेतन, बच्चों समझ रहे हैं, उसी के वातावरण में जहां कोई मनुष्य जाता है और उसी वातावरण में स्वयं को परिवर्तित कर लेता है, चाहे वो एक जड़ हो अर्थात कोई पेड़ हो, और या कोई चेतन अवस्था अर्थात कोई मानव शरीर हो। उसी प्रकार युवा जंगल में जाने के लिए कभी भी एक पेड़ की भांति बनकर उसमें निवास करता है। अब आइए बच्चों, हम समझते हैं। यहां देखिए, भाषा एक अनंत है। क्या? भाषा एक अनंत है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भाषा एक मात्र क्या है, अनंत है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हुए समझेंगे, थोड़ा सा बड़ा करते हुए बच्चों समझेंगे। देखिए, चलिए अब हम यहाँ से फिर से पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िए। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। फिर से पढ़िए बच्चों इसको, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, लोकती है उसे एक बच्ची। आगे फिर देखिए बच्चों, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इसको पूरा समझना है हमको। बूढ़ा जाता है एक पद, बूढ़ा क्षमा करें, वो बूढ़ा गाता है एक पद। बूढ़ा क्या करता है बच्चों? गाता है एक पद और दोहराता है दूसरा बूढ़ा। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, और भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर और है बच्चों, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, क्या? न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान, रहेंगे फिर शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा एक मात्र अनंत है। इसके भाव बड़े ही सुंदर हैं बच्चों, समझिए इस भाव के माध्यम से हमको क्या कवि समझाना चाहते हैं, हमको क्या कवि समझाना चाहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके भाव को हम समझते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश। पहले यहाँ पर बच्चों ये देखिए प्रसंग आप क्या लिखेंगे। संदर्भ तो आप जान ही जाएंगे कि प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड भाषा से लिया गया है, आप ऐसे लिख लेंगे ना। भाषा एकमात्र अनंत है, इसके लेखक अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है, उनके तिनका तिनका काव्य संग्रह से रचित है बच्चों। ये कहाँ से? तिनका तिनका काव्य, ये आप तो लिखे लेंगे चूंकि आपकी पुस्तक में रहता है। समझने वाली बात ये है बच्चों यहाँ ये है कि आप प्रसंग कैसे लिखेंगे, क्योंकि प्रसंग अवश्य पूछता है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन इसमें से बनेंगे बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो उसमें से एक प्रसंग पूछ लेता है। क्या पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में प्रसंग लिखिए या प्रसंग बताइए क्या होगा। तो आप इसमें इससे संबंधित क्या प्रसंग लिखेंगे? कहेंगे काव्यांश में कवि
भाषा अर्थात शब्द को, यहाँ पर भाषा का अर्थ बच्चों शब्द से लिया गया है। शब्द की शक्ति की सामर्थ्य और उसकी शाश्वत अर्थात निरंतर बने रहने की सत्ता का वर्णन कर रहा है। क्या कर लिखेंगे बच्चों, फिर से सुनिए। कवि भाषा शब्द की शक्ति की सामर्थ्य और उसकी शाश्वत सत्ता का वर्णन कर रहा है, अर्थात निरंतर बने रहने की सत्ता का वर्णन कर रहा है बच्चों। अब आइए हम इसके भावार्थ को समझते हैं, कवि यहाँ क्या कहते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं ध्यान से बच्चों। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है, उसे एक बच्ची क्षमा करें बच्चों, मिस्टेक जो हो रहा है। अब देखिए इसको फिर से समझते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, फिर क्या कवि कहते हैं कि बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। भाषा ही एकमात्र अनंत है बच्चों, इसका अर्थ समझिए। जिसका अंत नहीं है वही अनंत है। अनंत कौन होगा बच्चों? जिसका अंत नहीं है वो अनंत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फूल वृक्षों से टूटकर पृथ्वी पर गिरता है, उसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर जाती हैं और अंत में वह मिट्टी में भी विलीन हो जाती है। प्रकृति ने फूल को जन्म दिया है और अंततः वो प्रकृति में ही विलीन हो जाएगी। फूल की तरह शब्द विलीन लेकिन नहीं होते। ध्यान से समझिए बच्चों, फूल का काम है खिलना, फिर झड़ना और फिर उसी में विलीन हो जाना जिस मिट्टी से वो उत्पन्न हुई है। लेकिन जो शब्द है हमारे वो कभी विलीन नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनी है वो कभी समाप्त नहीं होती। सदियों आगे से कहते हैं कि बूढ़ा गाता है एक पद दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। तो क्या कहते हैं कि सदियों के पश्चात भी भाषा का अस्तित्व उसी प्रकार बना रहेगा जिस प्रकार एक बालक को गेंद उछालता है और दूसरा उसे पकड़कर पुनः उछाल देता है। आज किसी ने कोई बात कही, सैकड़ों वर्ष बाद परिवर्तित स्वरूप में कोई दूसरा व्यक्ति भी वही बात कह देता है। इनका अर्थ यह है बच्चों, भाषा एकमात्र अनंत का अर्थ है कि भाषा का कभी अंत नहीं होता। सब कुछ समाप्त होगा पर भाषा वैसे ही बनी रहेगी। आज हमने कुछ कहा है, जिस भाषा में जिस वाक्य में बदल करके आने वाले कुछ सालों बाद 10, 20, 50 सालों बाद वही बात फिर घुमा फिरा के कोई अन्य कहेगा। बात समाप्त नहीं होती, बातों का, भाषाओं का, शब्दों का अंत नहीं होता। फिर आगे क्या कह रहे हैं, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा एकमात्र अनंत है आता है यहाँ, भाषा ही एकमात्र अनंत है बच्चों, जिसकी कभी कोई अंत नहीं होती। परंतु जो शब्द है बच्चों वो शाश्वत है, निरंतर है, कभी नहीं समाप्त होता, अमर है। वो इतिहास और भूगोल की सीमाओं से भी परे है, क्योंकि शब्द कभी इतिहास नहीं बनता, वो सदैव वर्तमान ही रहता है। किसी देश तथा जाति की भौगोलिक जो सीमा है उसे अपने बंधन से बांध नहीं पाती। किसको? भाषा को, शब्द को। कोई भी भौगोलिक सीमा भाषा या शब्द को अपने बंधन में बांध नहीं पाती। उसका प्रयोग या विस्तार अनंत है, सार्वकालिक है, हर एक काल में विद्यमान रहेगा, प्रत्येक काल में विद्यमान रहेगा। आगे उदाहरण के रूप में बच्चों, एक वृद्ध, यहाँ पर देखिए, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, ये एक उदाहरण के रूप में समझिए बच्चों। एक वृद्ध व्यक्ति यदि किसी कविता को एक या गीत को गुनगुनाता है तो उसका वो गीत उसके मरने के बाद समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वो गीत बहुत बाद की पीढ़ी के वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदा में बैठकर उसी के प्रकार गाया जाता है, घर आंगन में बैठकर उसी के प्रकार गाया जाता है। क्या भाषा समाप्त हुई? क्या गीत समाप्त हुआ? नहीं हुआ। जिस प्रकार उसे पहली बार वृद्ध व्यक्ति के द्वारा बरामदा में बैठकर गाया गया था, इसी प्रकार वो गीत कभी इतिहास नहीं बनता, सदैव वर्तमान ही रहता है, क्योंकि हर काल में मनुष्य उस गीत को दोहराता है उसी परिस्थिति में, क्योंकि वृद्धों के द्वारा उसे दोहराया जाता है। अंत में देखिए बच्चों, अंत में क्या कहते हैं, इनका आशय क्या है कवि का? कहते हैं कवि कि इस संसार में सभी वस्तुएं जो है नश्वर हैं, समाप्त हो सकती हैं,
एक दिन वो गेंद उछालने वाला बच्चा भी समाप्त हो जाएगा, वो गीत गाने वाला वृद्ध व्यक्ति भी समाप्त हो जाएगा, वो गेंद, वो फूल, वो बरामदा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ समाप्त होने वाला है। परंतु ये जो गीत के रूप में जो हमारे शब्द हैं सदैव जीवंत रहेंगे, सदैव विद्यमान रहेंगे, क्योंकि शब्द अर्थात भाषा कभी भी क्या नहीं मरती, कभी भी समाप्त नहीं होती है, हमेशा सदैव अजर और अमर है, अनंत है। संसार में केवल भाषा अर्थात शब्द ही अमर है, बाकी सब नश्वर है। अर्थात बच्चों यहाँ पर चीजें आप समझ पा रहे हैं। कवि का कहने का आशय क्या है कि जो हमारे द्वारा कहे गए जो शब्द हैं, जो भाषा है, वो कभी भी नहीं मरता, सदैव जीवित रहता है, भले हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी भाषा बच्चों सदा सदा के लिए बनी रहती है। इससे संबंधित प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा कि मानवीकरण अलंकार किया गया है। क्यों? क्योंकि भाषा एक शब्द है, ना कि मानव है, और मानव को, भाषा को एक मानव की तरह दर्शाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। और भाषा कैसी है बच्चों? तो यहाँ पर साहित्य खड़ी बोली है। शैली आप देख रहे हैं कि विवेचन किया जा रहा है, मुक्तक रूप में है। और रस बच्चों यहाँ पर पढ़ने से आपको कैसा, कहीं वीर रस का या कोई हंसी आ रही है? नहीं। कोई वीरता महसूस हो रहा? नहीं। कोई कष्ट महसूस हो रहा है पढ़ने से? नहीं। एक शांति भाव से कोई अच्छी चीज, नई चीज सीखने की प्रेरणा मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है? शांति रस है बच्चों। कैसा रस है? शांत रस है। और शब्द शक्ति को देखिए बच्चों, ये शब्द अभिधा और लक्षणा यहाँ पर दोनों है। अभिधा यहाँ पर चीजों को डायरेक्ट कह रहा है, फूल झड़ता है डायरेक्ट कह दिया, और फूल शब्द नहीं, यहाँ पर लक्षणा है, फूल रूपी शब्द नहीं झड़ता, अर्थात फूल तो झड़ जाएगा, लेकिन जो फूल रूपी शब्द है वो कभी नहीं समाप्त होता। तो यहाँ पर अभिधा बच्चों, ये भाषा जो है 3 प्रकार से प्रयोग होती है, आपने सुना नहीं हो शायद, तो हम आगे ऐसे निरंतर आपको एक एक चीज विस्तार से बताते रहेंगे। अभिधा का अर्थ होता है जब हम किसी बात को सीधा सीधा एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कह दें। और लक्षणा होता है बच्चों उसी की तरह घुमा, जैसे फूल शब्द नहीं, फूल रूपी शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है और गेंद रूपी शब्द नहीं, ऐसे समझ लीजिए। लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, घुमा फिरा के लक्षण फिर दे दिया गया। तो यहाँ पर बच्चों जो घुमा फिरा के कहा जाए उसको लक्षणा कहते हैं। और एक शब्द और होता है, एक शब्द के माध्यम से भाषा का प्रयोग, जो कि व्यंजना कहते हैं। व्यंजना में बच्चों सीधा बात को उल्टा कह दिया जाता है, अर्थात व्यंग के माध्यम से कहा जाता है। तो चीजों को आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस जो भाषा एकमात्र अनंत है और ये जो युवा जंगल है, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेके मुझे विश्वास है बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही है। ऐसे निरंतर जुड़े रहिए। ये नवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व चल रहा है। माता की जय जयकार करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। चलते चलते बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बच्चों लाइक करें। और जहां तक संभव हो, आपको लग रहा हो कि आपको इससे बेनिफिट है, तो अन्य बच्चों में जो भी आपसे संबंधित आप जुड़े हैं जिससे, इसको शेयर करने का प्रयास अवश्य करें बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेज को आपको जो हिंदी का भाषा, जो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम है बच्चों, उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चैनल के माध्यम से डे बाय डे प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले एक महीना 1.5 महीना पहले ही हम सारे सिलेबस कंप्लीट करने का हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम निरंतर आपको, ये पद हमारा कंप्लीट होने वाला है बच्चों। ये देखिए, ये अध्याय 12 आज कंप्लीट हो गया है। और अब हम आपको इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हल कराएंगे और फिर उसके बाद बच्चों अध्याय 13 की ओर बढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी के साथ। तो आइए बच्चों, आप यहाँ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।